तो हम लोग पढ़ रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वह है अस्थाई बंदोबस्त, और उसी को बोला जाता है परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट है ये कब लाया गया था? तो 1793 में लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। ये सब फैक्ट है। किस क्षेत्र में ये लागू हुआ था? तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस, ये चार क्षेत्र में। बनारस में, पूरा बनारस में नहीं, बनारस का कुछ ही हिस्सा पे ये लागू था। तो अगर भारत अगर 100% है तो ये मात्र 19% हिस्सा पे ये लागू था परमानेंट सेटलमेंट, और 19% से उसको 81%, 19% से बाकी का जो 81% है उससे ज़्यादा राजस्व इसको यहाँ से प्राप्त हो जा रहा था। अब इसका क्या है? तो कुछ कुछ इसका प्रावधान है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य कि परमानेंट सेटलमेंट करने का पीछे क्या उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य ये है कि एक निश्चित भाग में उसको हमेशा पैसा मिलते रहे, राजस्व मिलते रहे। ठीक है, इसको उसको अस्थाई बना दिया गया था, अस्थाई बंदोबस्त, ताकि उसको हमेशा आपका किसान, आपका फार्मिंग हो या ना हो, उससे ब्रिटिश को कोई लेना देना नहीं है, उसको पैसा मिलना चाहिए। तो ये था उसका मूल रूप से उसका उद्देश्य। तो अस्थाई बंदोबस्त में क्या क्या प्रावधान किया गया था उसको हम लोग देखेंगे अभी। तो उसमें क्या था कि जो मालिक है वो किसको बना दिया गया था? जमींदार को। जो मालिकाना हक है वो जमींदार को दे दिया गया था, इसलिए इसका नाम जमींदारी सिस्टम भी पड़ता है। ठीक है, और ये अपना जो अधिकार है, जमींदार का जो अधिकार है वो ट्रांसफर भी कर सकता है। ठीक है, और ये वंशानुगत भी हो गया था, तो वो जिस जगह का जमींदार है उसका बेटा फिर वहीं का जमींदार बनेगा। तो हस्तांतरण और वंशानुगत का भी उसको अधिकार था। तो इसमें और एक क्या है? तो सनसेट का लॉ लागू है, सूर्यास्त का नियम लागू है इसमें। और ये सूर्यास्त का नियम क्या कहता है? तो सूर्यास्त का नियम कहता है कि अगर निर्धारित समय में, निर्धारित दिन में, अगर सूरज ढलने से पहले तक अगर आपको राजस्व प्राप्त नहीं हुआ अंग्रेज को, तो क्या कर सकता है? तो उसका जमींदारी का जो व्यवस्था है, वो जो जमींदारी सिस्टम है, उसको वो नीलाम कर देता था। ठीक है, तो इसमें मध्यस्थता कौन भूमिका निभा रहा? मीडिएटर का। तो मीडिएटर का भूमिका निभा रहा जमींदार। किसान से पैसा कौन लेगा? जमींदार। और जमींदार से टैक्स कौन लेगा? अंग्रेज। तो मीडिएटर का भूमिका कौन निभा रहा है? जमींदार। तो इसका प्रकृति क्या था? इसका प्रकृति हो गया आपका अस्थाई है। अस्थाई मतलब कि अगर किसान, मतलब वहां पे सूखा आ गया है, बाढ़ आ गया है, चाहे कुछ भी आपदा हो गया है, आपको अंग्रेज को पैसा देना ही है। ठीक है, पैसा वो मतलब टैक्स वो लेगा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है कि आपका सूखा हुआ है या कृषि आपका नहीं हुआ, लेकिन वो आपसे टैक्स लेगा। आपदा में कोई भी प्रावधान, राहतकारी प्रावधान नहीं है, मतलब वही। ठीक है, उसके बाद क्या है? तो जितना भी जमींदारी है, ठीक है, उसका 10/11 हिस्सा, 11 का 10वां हिस्सा जो बनेगा वो अंग्रेज अपने पास रखेगा, और एक हिस्सा जो है वो जमींदार रखेगा। यहां तक में कोई दिक्कत है? कौन रखेगा? जमींदार। और जमींदार किसान को कितना लाभ देगा उससे, वो जमींदार पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करेगा? जमींदार पे। तो ये था अस्थाई बंदोबस्त। अब क्या है? अस्थाई बंदोबस्त तो लागू हो गया है। अब इसका प्रभाव किस पे पड़ा? तो किस पे पड़ेगा? अंग्रेज पे पड़ेगा, किसान पे पड़ेगा, या फिर जमींदार पे पड़ेगा। ये तीनों पे इसका प्रभाव पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो जो नेगेटिव प्रभाव है, नकारात्मक प्रभाव है, वो सिर्फ किसान पे पड़ेगा। हालांकि नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव अंग्रेज पे भी पड़ेगा और जमींदार पे भी पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ वहां पे उसका पॉजिटिव प्रभाव भी है। लेकिन जो किसान है उसके पास कोई भी पॉजिटिव प्रभाव नहीं है, सिर्फ नेगेटिव प्रभाव है। उसका जमीन छीना गया, जमीन से उसका मालिकाना हक छीना गया है। ठीक है, उस पर धौंस जमा रहे हैं, जरूरत से ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। तो ये सब नेगेटिव प्रभाव किस पे पड़ रहा है? सार्वजनिक जमीन पे उसका अधिकार नहीं है किसान का, तो किसान पे ही नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। बाकी अंग्रेज पे
पॉजिटिव क्या प्रभाव है कि उसको नियमित रूप में एक टैक्स मिला, लेकिन उसका भी, अंग्रेज का भी एक नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव प्रभाव उसका ये है कि इसका प्राकृतिक अस्थायी था। तो अब मान लो कि सूखा में भी तो देना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा अधिशेष कृषि अगर हो गया है, एक्स्ट्रा कृषि हो गया है, फिर भी वो उतना ही लेगा। समझ में आ रहा ना? अब क्या था कि इसी के कारण अनेक किसान विद्रोह हुआ है। तो किसान विद्रोह से अंग्रेज को नुकसान है, तो ये भी अंग्रेज का नेगेटिव पॉइंट ही है। अब जमींदार का अगर हम लोग देखा जाए तो जमींदार का भी कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट होगा। तो जमींदार का जो पॉजिटिव पॉइंट होगा वो क्या होगा कि उसको अंग्रेज के रूप में एक हेल्पर मिल गया, सहायता करता है, ठीक है। समय समय पे उसको उपहार, गिफ्ट मिलते रहता था। किसको? जमींदार को। तो उसका आर्थिक स्थिति मजबूत हो गया, जमींदार को मालिकाना हक प्राप्त हो गया। तो ये सब जमींदार का पॉजिटिव पॉइंट है। तो जमींदार का भी कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो जमींदार का नेगेटिव पॉइंट ये है कि सूर्यास्त का नियम, अगर वो निर्धारित समय में, अगर सूर्य ढलने से पहले वो राजस्व को जमा नहीं करवाता अंग्रेज के पास, तो उसका जमींदारी क्या होगा? छिना जाएगा, किसी और को दे दिया जाएगा। तो जिसके कारण बहुत सारा जमींदार वर्ग भी उत्पन्न इससे हो जाता है, बिचौलिया उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपका है अस्थाई बंदोबस्त। और अस्थाई बंदोबस्त के बाद हम लोग देखेंगे रैयतवाड़ी और महालवाड़ी। तो अस्थाई बंदोबस्त को अब हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है अस्थाई बंदोबस्त, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। ये कब लागू हुआ था? 1793 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इसका आधार वर्ष क्या है? तो आधार वर्ष है 1790-91, ये इसका आधार वर्ष है। इसी के आधार पर परमानेंट सेटलमेंट लगाया गया था। किस किस क्षेत्र में ये लागू था? तो ये बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में और बनारस, पूरा बनारस में नहीं, इसका कुछ हिस्सा पर, ठीक है। तो और ये स्टार्ट हुआ था किसके समय काल में? ये प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था सर जॉन शोर के काल में। लेकिन इसका जो ये जो सबसे ज्यादा प्रचलित हुआ है, तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में प्रचलित हुआ है, ठीक है। और ये इसी का और नाम क्या है? तो जमींदारी व्यवस्था। क्या नाम है इसका? जमींदारी व्यवस्था, ठीक है। और एक नाम है इस्तमरारी व्यवस्था। तो ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कि वन लाइनर क्वेश्चन आ जा सकता है यहां से, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे कि ये लाया क्यों गया, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? तो देखो तो कहीं है मिटाने वाला? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग इसको मिटाते हैं। तो हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए मिटा देते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है परमानेंट सेटलमेंट का? तो अस्थायी रूप में अंग्रेजों को राजस्व प्राप्त होना, अस्थायी बंदोबस्त नाम ही है, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसका उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या होगा? अस्थायी रूप में अंग्रेजों को राजस्व प्राप्ति, ठीक है, अस्थायी रूप में। कोई दिक्कत है? अब इसमें क्या क्या प्रावधान था अस्थायी बंदोबस्त में? तो अस्थायी बंदोबस्त में जो प्रावधान है वो पहला प्रावधान है कि जमीन पे मालिकाना हक किसका हो गया? जमींदार का हो गया है।
तो जमीन यानी कि भूमि पर मालिकाना हक किसका है? जमींदार का। इसीलिए इसको जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। और ये जो अधिकार है, ये जो हक है, वो क्या है? वंशानुगत है। और ये क्या कर सकता है? हस्तांतरण कर सकता है, यानी कि ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, ये हेरिडेटरी। ठीक है। दूसरा जो इसका प्रावधान बनेगा, इसमें क्या, कौन सा नियम लागू है? सूर्यास्त का नियम लागू है। ठीक है, सूर्यास्त का नियम यहाँ पे लागू है। इसे सूर्यास्त का नियम को क्या बोलते हैं? सनसेट लॉ। ये भी बता चुके हैं कि सूर्यास्त का नियम क्या था। तो एक निर्धारित समय में सूर्य ढलने से पहले उसको क्या देना पड़ता था? राजस्व देना पड़ता था। अगर राजस्व नहीं देने पे क्या होता था? उसका जमींदारी हक जो है वो छीन लिया जाता था। तीसरा जो इसका प्रावधान है, वो तीसरा प्रावधान क्या है कि आपदा में राहत नहीं। आपदा मतलब डिजास्टर, तो सूखा आ गया, बाढ़ आ गया, तो यहाँ पे कोई भी राहतकारी प्रावधान यहाँ पे नहीं है। चौथा जो प्रावधान में इसका बनेगा, वो 10/11 हिस्सा किसके पास? अंग्रेज के पास। ठीक है, और 1 हिस्सा किसके पास? जमींदार के पास। कोई दिक्कत है? तो जमीन पे मालिकाना हक किसका हो गया? जमींदार का, वो भी वंशानुगत। ठीक है, इसमें सूर्यास्त का नियम लागू है। आपदा में कोई भी राहत का प्रावधान नहीं है। 10/11 हिस्सा किसके पास है? अंग्रेज के पास है, और 1 हिस्सा जमींदार के पास है। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? तो जमींदार क्या है? तो यहाँ पे जमींदार जो है ये मध्यस्थता का भूमिका निभा रहा है, मीडिएटर का भूमिका निभा रहा है जमींदार। तो किसान को कितना देना है ये तय कौन करेगा? जमींदार करता था। ठीक है, किसानों का हक का तय कौन करता था? जमींदार। तो ये हो गया इसका, ये इसका जो प्रकृति है, छठा नंबर, ये कैसा है? अस्थाई है, अस्थाई प्रकृति का है। तो यहां तक में तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं। तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका प्रभाव। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो प्रभाव है, ये किसमें किसमें हम लोग को देखना है? तीनों का देखना है। ठीक है ना? तो इसका जो प्रभाव होगा, ये प्रभाव का हम लोग 3 हिस्सा में बांट देते हैं। पहला, अंग्रेज, जमींदार और किसान। तो पहले इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो राजस्व प्राप्ति हुआ ना, हल्ला नहीं करो, राजस्व प्राप्ति हो रहा है, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, प्लस इसका प्रकृति क्या है? अस्थाई प्रकृति का है। ठीक है, इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो क्या होगा? किसान विद्रोह। तो किसान विद्रोह हुआ है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो ये अंग्रेज का नेगेटिव पॉइंट हो गया, ये अंग्रेज का ही पॉजिटिव पॉइंट हो गया। अब जमींदार का भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, तो पॉजिटिव पॉइंट में इसका क्या क्या हो जाएगा? तो उसको उपहार मिलता था। ठीक है, तो मालिकाना हक है इसके पास, जमींदार के पास। एक वर्ग मिल गया उसको, अंग्रेजी वर्ग इसको मिल गया है सहायता के लिए, सहायता, सहयोग, कुछ भी। ठीक है, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? तो सनसेट लॉ, सूर्यास्त का नियम।
तो सूर्यास्त का नियम के कारण ये क्या हो जा रहा था, तो कभी भी जमींदारी हक इसका छीना जाता था। तो ये इसका नेगेटिव पॉइंट है। और किसान का पॉजिटिव पॉइंट कुछ भी नहीं है। तो किसान का क्या है, सिर्फ नेगेटिव पॉइंट ही है। किसान जो है शुरू से ही शोषण हुआ है, किसान का शुरू से ही किसान का शोषण हुआ है। शुरू से ही निम्न वर्ग को दबाया गया है, कभी उच्च वर्ग के हाथ से तो कभी मध्य वर्ग के हाथ से। तो मध्य वर्ग भी बहुत अच्छा नहीं था, मध्य वर्ग हमेशा अपना हित चाहता था। ठीक है, तो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो एक आएगा नमक आंदोलन, उसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे निम्न वर्ग का भी बात किया गया है, क्योंकि नमक ही एकमात्र था जिसको सब यूज करता था। तो चलिए देख लेते हैं किसान पे क्या क्या नेगेटिव प्रभाव है। तो किसान पे जो नेगेटिव प्रभाव है, पहला, इसका मालिकाना हक छीन लिया गया। ठीक है, मालिकाना हक छीना गया। ठीक है, सार्वजनिक भूमि पर अधिकार ये लोग का नहीं है। ठीक है, राजस्व ये लोग को देना पड़ता था, वो भी अधिक। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया किसान का नेगेटिव पॉइंट। तो क्या हो गया, हमेशा इस पे शोषण किया जाता है, किसानों पे शोषण किया जा रहा था। तो ये किसान का नेगेटिव प्रभाव है, ये जमींदार का पॉजिटिव प्रभाव हो गया, ये नेगेटिव प्रभाव हो गया। ये अंग्रेज का पॉजिटिव प्रभाव हो गया, ये अंग्रेज का नेगेटिव प्रभाव हो गया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था। आज के लिए थैंक यू। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।